सम्मानीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, जिला के हमारे अध्यक्ष श्री रवि मेहता जी, हमारी शिमला नगर निगम की पार्षद आदरणीय श्रीमती किरण बाबा जी, जिला परिषद के सम्मानीय सदस्य श्री गिरधारी लाल जी, डॉक्टर प्रबोध शर्मा जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी पंचायत समिति और पंचायतों के सदस्यगण, पंचायतों के प्रधानगण, मैं दिनेश ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे जो हैं शिमला ग्रामीण मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है संवाद स्थापित किया है। आज सारे देश भर में लॉकडाउन समाप्त हो गया है। आज से अनलॉक 1 चलेगा, मतलब अब खुलने की दिशा में जो है वो देश आगे बढ़ रहा है। ये कोरोना वायरस की महामारी दुनिया में आज बड़े बड़े राष्ट्रों को परेशान कर रही है। सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ तक कि ब्राज़ील, रूस, ये भी अब जो हैं वो सभी देश कोरोना वायरस के कारण जो है वो पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत, जो अभी तक एक विकासशील देश के रूप में जाना जाता है, इटली दुनिया की हेल्थ सर्विसेज में दूसरे नंबर का देश है, जबकि हिंदुस्तान का नाम 112वें नंबर पर है। लेकिन उसके बावजूद देश के सशक्त, मजबूत और दूरदृष्टि वाले नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज हम बिना वैक्सीन के इस बीमारी से लड़ रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों से ज़्यादा अच्छी प्रकार से हम प्रिवेंशन के द्वारा ही इस बीमारी को देश में फैलने से बचाने में सफल हो रहे हैं। अभी भी जो ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है वो कुछ केसेस आ रहे हैं, वो लिमिटेड 45 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। मुंबई उसमें है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, तेलंगाना, ये चेन्नई का कुछ एरिया है, लेकिन अधिकांश जिले जो हैं वो इससे संक्रमित नहीं है। कहीं बाहर से जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं, उसके कारण बाकी देश के हिस्सों में जो है वो संक्रमण हो रहा है। इसलिए इसको रोकने का एकमात्र तरीका यही था जो मोदी जी ने हिंदुस्तान में जो है वो अख्तियार किया है। और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो देते हैं और उनको बधाई भी देते हैं कि आज दुनिया उनके इन प्रयासों को एक्नॉलेज कर रही है। यहाँ तक कि आज G7 राष्ट्र, जो बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो उन राष्ट्रों के स्थान पर भारत, दक्षिण कोरिया आदि जैसे जो देश हैं उनको रखने की वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश भारत में एक ऐसा प्रदेश है जो टूरिस्ट प्रदेश है, देवभूमि कहलाता है, और अपने आप में हिमाचल प्रदेश में एक भी केस जो है यहाँ पर संक्रमण का नहीं आया। तो बाहर से जो है वो जो हिस्ट्री लेकर के कोई दुबई से या अमेरिका से आए शुरू में, उनके अलावा यहाँ पर जो है वो संक्रमण नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। जमायत के लोग जो है बाद में आए, उससे थोड़ा संक्रमण बढ़ा, उनको भी जो है वो कंटेन कर दिया गया था।
वो भी समाप्ति की ओर था। लेकिन बीच में प्रदेश के जो लोग सारे देश भर में जो है वो निवास करते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, या कुछ बीच में अपने काम के लिए गए थे, कुछ हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं, उनको प्रदेश में लाना आवश्यक था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया। उन्होंने कोटा तक जो है वो बसें भेजी। ट्राई सिटी चंडीगढ़, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादि में, जो घर नहीं आ पा रहे थे और वहाँ पर जो है वो परेशानी में थे। कोई जो बम्बई में था, गोवा में फंसे हुए थे लोग। ऐसे अनेक स्थानों पर जो है जो हमारे हिमाचल प्रदेश के निवासी जो हैं वो बाहर थे, उनको लाना हिमाचल प्रदेश में आवश्यक था। उनके लिए बसों का, ट्रेन का सब प्रबंध जो है वो किए गए, नोडल ऑफिसर्स लगाए गए। वो उनमें से लोग जो है वो प्रदेश में आए, क्योंकि वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी। उनको हिमाचल प्रदेश में लाने के बाद सीधा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाला गया है। जो वहाँ से ठीक होता है वो होम क्वारंटाइन में जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं संक्रमण के, वो केवल मात्र उन लोगों पर हैं जो इस ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में लाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अपने जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, उन तक ये संक्रमण नहीं पहुँचा है। और लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा असर जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रारंभ की गई है, 60% कैपेसिटी पर वो चलेंगी। व्यापार कुछ समय पहले शुरू किया था। इंडस्ट्री हमारी चल रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल दृष्टि से एक हब बनता जा रहा है। दुनिया भर की दवाइयों की मांग जो है वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला से जो है वो पूरी होंगी। उसके लिए यहाँ पर और ज़्यादा जो है वो हमको एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस लॉकडाउन के कारण जितनी आर्थिक जो है वो दुर्दशा हुई है, हमारी जो है वो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। दुनिया भर की चरमराई है और उसमें हमारी भी चरमराई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो है वो को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो जो उनको ज्ञानार्जन करना था, उसमें जो है वो पीछे चले गए। हालांकि हम उसकी पूर्ति करने का डिजिटलाइजेशन के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी सारी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने विशेष प्रयास करके जो है वो जहां लोगों को यहाँ पर लाया है, उनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में या उसके बाद जो है वो घर के क्वारंटाइन में रखा गया है, और उससे पूरे प्रदेश को बचाया गया है। अब धीरे धीरे हम जो है वो प्रदेश को भी खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रारंभ किया है। अभी भी मंदिर, मस्जिद इत्यादि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर अभी तक जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ है भक्तों का आना जाना। इसी प्रकार से हमारे मॉल हैं, हमारे जो है वो कोई और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, दूसरे हैं, वो सब बंद हुए हैं। केंद्रीय सरकार की जो एक कार्य योजना आई है, जो गाइडलाइंस आई हैं, उसके हिसाब से 8 जून से कुछ चीज़ें जो हैं वो काम करना प्रारंभ करेंगी। ये फर्स्ट फेज है, अनलॉक फर्स्ट फेज। उसके बाद सेकंड फेज होगा, उसमें कुछ और चीज़ें जो है वो खुलेंगी, और फिर लास्ट जो है वो थर्ड फेज होगा हमारा, अंतिम फेज। और हमारे जो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो थर्ड फेज में जो है वो जाएंगे। तो इस दृष्टि से आप सबका जो है वो इन सब चीज़ों के लिए सुझाव भी आमंत्रित हैं कि हम अपने स्कूल, कॉलेज जो गाँव में बाहर हैं, उनको किस प्रकार से खोलें, क्योंकि हमको अपने बच्चों को बचा करके रखना जरूरी है। आज हम जो हैं वो सफल हुए हैं लॉकडाउन के कारण कि 38 करोड़ बच्चे जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस में सारे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, उनको ये संक्रमण नहीं पहुंचा है। आगे भी ये ना पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हम उनमें बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, खास करके छोटे बच्चों में। तो ये पंचायत प्रतिनिधि जो है इस दिशा में काम कर सकते हैं। आगे के लिए हम सब चीज़ों की जो है पुलिसिंग नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको फेस कवर लगा करके रखना है। इन चीज़ों के लिए लगातार पुलिस वाला हर जगह पर जो है मौजूद नहीं रह सकता। इसकी जिम्मेवारी जो है वो पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर होगी, जनप्रतिनिधियों के ऊपर होगी। पंचायत प्रधानों को जो है वो जो हमारे एपिडेमिक एक्ट में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है, उसमें उनको इस प्रकार के
जो है वो अधिकार भी जो है दिए जा रहे हैं। और वैसे भी हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की कि हम इस संकट के काल में जो है वो जो जनता है, पर्टिकुलरली हमारे बच्चे हैं, उनको जो है वो हम बचा करके रखें, उनमें ये संक्रमण ना आए। अपने बड़े बूढ़े जो लोग हैं गांव के, उनको भी बचा करके रखें। हम उनको समझाएं, उनको बोलें कि भी आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है वो या तो बीमार है, डायबिटीज़ का बीमार है जो बुढ़ापे में अक्सर होती है, इसी प्रकार से जो है हाइपरटेंशन का होता है, वो भी बुढ़ापे का एक लक्षण है। और बुढ़ापे में वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है, तो इसलिए इनका जो है वो विशेष ध्यान रखा जाए हमारे। और बच्चों को भी कैसे सेव करना है उसका ध्यान रखें। और स्कूल कॉलेज कैसे खोलने हैं उसके लिए अपने सुझाव जो हैं वो आप भेज सकते हैं, सीधा हमको भेज सकते हैं, या आप हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जैसे यहाँ हमारे दिनेश ठाकुर जी हैं, इनको अपने सुझाव भेजेंगे तो हम उन सबको देख करके जो है वो कार्य योजना बनाएंगे कि हम क्या इकट्ठा जो है स्कूल खोल दें, या हम उसमें जो है वो सेक्शन वाइज स्कूल खोलें, या हम अल्टरनेटिव डेज पर जो है वो कुछ क्लासेस को जो है वो प्रारंभ करें, या हम एक और यह कि हमारे गांव में स्कूल जो हैं वो सिर्फ 15-20 की संख्या वाले हैं, उनको हम सीधा खोल सकते हैं। क्या अभी तो हमने 15 जून तक छुट्टी कर रखी है स्कूलों में, इस बीच में हम जो है सबसे बातचीत करके जो है योजना बनाएंगे, तो उसके बाद जो है हम स्कूल कॉलेज खोलेंगे। इन सब विषयों पर जो है वो करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मैंने कहा कि डिस्टेंसेस, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, फेस कवर लगाना है, कर्फ्यू का पालन करना है। रात को अभी भी 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आपको जो है वो अगर बाज़ार में भी आना है तो अननेसेसरी जो है वो उसमें घूमे फिरे नहीं। अभी भी जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं तो वहाँ पर जो है गाँव से लोग चल पड़ते हैं, चलो सैर करने जाएं, वहाँ पर जो है मजमा लगता है, भीड़ लगती है, वो सब रोकना है। और हमारे जो दुकानदार भाई हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे या ढाबे खुलेंगे, उनको भी डिस्टेंस मेंटेन करना है। दुकान में, ढाबे में कितने लोग एट ए टाइम अलाउ करने हैं बैठने के लिए, ये भी तय है। और इसकी सारी जिम्मेवारी अब उन जो है दुकान चलाने वाले लोगों के ऊपर, ढाबा चलाने वाले या रेस्टोरेंट चलाने वालों के ऊपर जिम्मेवारी होगी, होटल के ऊपर जिम्मेवारी होगी। अगर नहीं वो जिम्मेवारी का पालन करेंगे तो कानून जो है वो फिर अपना कार्य जो है वो प्रारंभ करेगा। इसलिए ऐसी नौबत ना है, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सबके लिए हैं, ये हमारे लिए हैं। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है ताकि दूसरे को जो है वो हम इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाएं। ये सबके लिए रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो ही हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकेंगे। ये सब जो है वो हम करेंगे तो इसका लाभ रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप सब जो है वो उसका इंस्टॉल करें अपने अपने मोबाइल्स पर, उसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हमारे जनप्रतिनिधि जिनके पास भी ये फ़ोन है वो इसका प्रयोग करें। इसलिए ये हम सब मिल कर के जो है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो है वो हम सफल होंगे। बाकी जो फसलें हैं, जहाँ सेब के उगाने वाले लोग हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं हमारे प्रवासी मजदूर चले गए हैं, कहीं हमारे जो हैं वो जो कार्टन्स हैं, ट्रेज हैं, उसके रेट्स बढ़ा दिए हैं। आगे आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आएगी। इन सब चीज़ों की ओर भी सरकार जो है विशेष रूप से जो है प्रयत्नशील है, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो हम सब मिलकर के जो है वो इस दिशा में काम करें। जैसे हमने सब्जियों इत्यादि के लिए जो है वो प्रबंध किया है, आगे आने वाली कैश क्रॉप्स जो भी हैं हमारी उनमें भी करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस, फेस कवर को लगा करके चलना और इस संक्रमण से बचाना, बड़े बूढ़ों को बचाना, अपने जो है बच्चों को बचाना और स्वयं भी सेफ रहना, सुरक्षित रहना, ये बहुत आवश्यक है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दिनेश ठाकुर जी का और रवि मेहता जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में आपसे बातचीत करने का मौका दिया। आपका बहुत धन्यवाद।